हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल और आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे झारखंड जीके। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है जिनका नाम रखा है मैंने ए टू जेड झारखंड जीके। क्या नाम है उसका? A to Z झारखंड जीके बैच। तो मैं पहले इस बैच के बारे में आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूँ कि देखिए जो मैंने झारखंड जीके बैच जो मैंने स्टार्ट किया है, तो ये जेपीएससी प्रीलिम्स जो पेपर 2 एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए मैं लिख लिख के बताता हूँ आप लोगों को किस किस एग्जाम के लिए फेमस है। देखिए जेपीएससी जो पेपर 2 होता है दोस्तों, ठीक है, उसके लिए पेपर 2। उसके बाद अगर आगे हम लोग देखेंगे तो झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं सब में पूछा जाता है, लाइक जैसे कि हो गया आपका जेएसएससी सीजीएल, ठीक है। झारखंड हो गया आपका एक्साइज कांस्टेबल हो गया दोस्तों आपका, एक्साइज कांस्टेबल हो गया आपका। उसके बाद और भी जितने एग्जाम होते हैं झारखंड में, तो सभी एग्जामों के लिए हमारा जो ये A to Z झारखंड जी के बैच मैंने जो स्टार्ट किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने कि झारखंड को पढ़ रखा होगा और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें कि झारखंड के बारे में बहुत ही कम नॉलेज होगा। तो देखिए आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। मैंने जो ये बैच स्टार्ट किया है तो एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 करते करते एक अर्थ से स्टार्ट करते हुए मैं फर्श पर ले जाऊंगा आप लोगों को। आप लोग डे 1 से मेरे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की झारखंड जीके की जो पहली कड़ी है। वो है जो झारखंड में, देखिए यहाँ पे जो झारखंड में विभिन्न जो शासन व्यवस्था होती है, ठीक है, तो आज हम लोग उसको देखेंगे। तो उसके अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे मुंडा शासन प्रणाली यानी मुंडा शासन व्यवस्था को। देखिए मुंडा शासन व्यवस्था हम लोग जानते हैं कि जो ये झारखंड है, देखिए दोस्तों ये जो झारखंड है आपका, ठीक है, ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैप यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, बन जाएगा। तो जो झारखंड है दोस्तों, ये जो झारखंड आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे लगभग लगभग 26% के आसपास जनजाति लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसी कड़ी में जितने भी जनजाति लोग थे और अभी भी हैं, तो सबकी अलग अलग एक शासन प्रणाली होती थी, शासन व्यवस्थाएं होती थी। उसी के संदर्भ में हमें एक एक करके जानना है कि मुंडाओं की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, किस रूप में चलती थी। उसके बाद हम लोग जानेंगे संथाल की, नागवंशी की, अलग अलग जनजातियों की जो शासन व्यवस्था है हम लोग सबको देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मुंडा शासन प्रणाली के बारे में, ठीक है। देखिए मुंडा शासन प्रणाली जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मुंडा जो होते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये रहा आपका मुंडा शासन प्रणाली, ठीक है। तो देखिए मुंडा जनजाति जो होती है, पहले हम लोग जानते हैं मुंडा का जो अर्थ होता है क्या होता है। तो देखिए ये जो मुंडा, पहले हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में जानेंगे कि मुंडा जनजाति क्या है, ठीक है। तो देखिए मुंडा जनजाति क्या है इसके बारे में, तो सबसे पहले है मुंडा का अर्थ। मुंडा का अर्थ क्या होता है? मुंडा का अर्थ होता है गांव का जो राजनीतिक प्रमुख होता है, यानी गांव का जो राजनीतिक प्रमुख होता है उसे क्या कहा जाता है? मुंडा, ठीक है, उसका मीनिंग होता है मुंडा। उसके बाद मुंडा का जो मूल स्थान होता है, मूल स्थान कहाँ पे था? ये लोग कहाँ से आए थे? तिब्बत, तिब्बत के रहने वाले थे। मुंडा का जो मूल स्थान है वो तिब्बत है। और इसका आगमन जो झारखंड में हुआ, देखिए ये लोग जो तिब्बत से झारखंड आए तो कब आए? तो देखिए अकॉर्डिंग टू एस सी रॉय, शरद चंद्र रॉय, ठीक है, शरद चंद्र रॉय की माने, हम एस सी रॉय की माने, तो 600 BC में ये लोग झारखंड आए थे। देखिए अभी जो चल रहा है वो चल रहा है एडी, और बीसी होता है ईसा पूर्व, और एडी होता है आपका अभी का जो टाइम पीरियड है वो, ठीक है। तो 600 BC में ही ये लोग झारखंड आ गए थे अगर हम एस सी रॉय की माने तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। देखिए मुंडाओं में जो परिवार होता है,
मुंडाओं में जो परिवार होता है, तो इस परिवार को कहा जाता है खूंट। क्या कहा जाता है? खूंट। ठीक है। अब देखिए भौगोलिक जो विस्तार है, मुंडा झारखंड में जो पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आइए जानते हैं। जो रांची का इलाका है ना, रांची में मुंडा पाए जाते हैं, गुमला में भी पाए जाते हैं, सिमडेगा में भी पाए जाते हैं, खूंटी में भी मुंडा पाए जाते हैं और सिंभू में पाए जाते हैं। इसके अलावा छिटपुट बहुत सारे मतलब अलग अलग जिलों में भी कुछ एक बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन जो मैंने यहाँ पे जो रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, सिंहभूम, इस सब में मुंडाओं का विस्तार थोड़ा अधिक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुंडा की जो भाषा होती है, कौन सी भाषा यूज करते हैं ये लोग? मुंडारी भाषा यूज करते हैं। ठीक है। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि प्रजाति समूह जो है मुंडाओं की, क्या प्रजाति समूह मुंडाओं की, तो देखिए प्रोटोस्टलॉइड किस प्रजाति समूह के अंतर्गत आते हैं? प्रोटोस्टलॉइड। ठीक है। अब देखिए एससी रॉय के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कोलेरियन समूह मुंडा जो होते हैं वो कोलेरियन समूह के अंतर्गत आते हैं। जब प्रजाति समूह होता है ना, तो अलग अलग जो स्पीसीज होता है उसके बारे में बतलाता है कि ये लोग कहाँ से आए, इसका रहन सहन कैसे है, तो इसी के बारे में। तो अगर जनरली देखा जाए तो ये लोग प्रोटोस्टलॉइड में आते हैं, लेकिन अगर हम एससी रॉय की माने तो ये लोग कोलेरियन समूह के अंतर्गत आते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए मुंडा राज, ये मेरे मुंडाओं के बारे में जो अभी मैंने पढ़ा है यहाँ पे, ये मुंडा जनजाति के बारे में थोड़ा जो जानकारी हमें प्राप्त करना था, मैंने इंट्रो जिसको कहा जाता है मैंने उसको प्राप्त किया। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बात करेंगे मुंडा राज की। देखिए मुंडा का राज जो स्थापित हुआ वो कैसे स्थापित हुआ, ठीक है, उसके संस्थापक कौन थे, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि मुंडा राज के संस्थापक कौन थे। आइए बात करते हैं। देखिए संस्थापक इसके कौन थे? रीसा या रीता मुंडा। देखिए ये जो रीसा या रीता मुंडा है, ये दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों एक ही व्यक्ति है, नाम अलग अलग है। कुछ सोर्स में लिखा हुआ है रीसा मुंडा, कुछ सोर्स में लिखा है रीता मुंडा, तो आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर रीसा मुंडा है तो उसको सही कीजिए, रीता मुंडा है दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं रहेगा, या तो रीसा रहेगा या फिर रीता रहेगा। आगे बात करेंगे। देखिए संस्थापक तो हो गए आपके रीता मुंडा, ठीक है, या रीसा मुंडा। लेकिन प्रशासक जिसे पहला, देखिए एक होता है संस्थापक, इसने स्थापना किया। जब प्रशासक जिसको पहला की मतलब जिसको बोल सकते हैं कि राजा बनाया गया, वो कौन थे? सुतिया पाहन। कौन थे? सुतिया पाहन। ठीक है। जब सुतिया पाहन को प्रशासक नियुक्त किया गया, प्रशासक बनाया गया, तो इसने अपने राज्य का नाम क्या रखा? देखिए इसने अपना जो राज्य का नाम रखा दोस्तों, वो रखा सुतिया नागखंड। क्या रखा? सुतिया नागखंड। ठीक है। अब ये सुतिया नागखंड था, आइए देखते हैं। ये देखिए ये जो सूतिया नागखंड है, ये 7 गढ़, देखिए जो बटा हुआ है 7 गढ़ और 21 परगना में विभाजित था। जैसे कि ये जो 7 गढ़ और 21 परगना जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये किस प्रकार से विभाजित था। जैसे झारखंड हो गया, झारखंड मान लीजिए एक राज्य है भी, तो यहाँ पे परमंडल है कि नहीं है? 5 परमंडल है, जिले कितने हैं? 24। तो उसी तरह से जो सूतिया नागखंड का जो पूरा राज्य था, वो 7 गढ़ में, गढ़ मतलब बड़ा हो गया, उससे छोटा हो गया, परगना, और 21 परगने में विभाजित था। तो ये बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए, तो सुतिया नाखंड तो इसका प्रशासक हो गया। और देखिए अंतिम जो शासक था किसका? मुंडा राज का, यानी सुतिया नागखंड का, वो कौन थे? मदरा मुंडा। नाम क्या है? मदरा मुंडा। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपने देखा 7 गढ़, ये देखा ना 7 गढ़, तो ये 7 गढ़ कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए 7 गढ़ का जो नाम है क्या क्या है? पहला है पालूनगढ़। पालूनगढ़ जो तत्कालीन में पलामू का कहा जाता है। ये देखिए सुरगुजागढ़, ये सुरगुजागढ़ जो है छत्तीसगढ़ से सटा हुआ इलाका हो गया। ये देखिए लोहागढ़ हो गया आपका, लोहागढ़। एक हो गया आपका केसलगढ़, ठीक है दोस्तों, एक हो गया आपका केसलगढ़। आगे और भी देखेंगे हम लोग, देखते हैं। देखिए यहाँ पे है एक सिंहगढ़। क्या है? सिंहगढ़। तो देखिए गढ़ था इसलिए लास्ट में सबका गढ़ लगा हुआ है, ठीक है। एक हो गया आपका हजारीबाग, वो, और एक हो गया आपका मानगढ़। तो ये 7 गढ़ जो हमने देखा अभी, ये जो हमने देखा अभी, ये 7 गढ़ में विभाजित था। पालनगढ़, लोहागढ़, सुरगुजागढ़, केसलगढ़, सिंहगढ़, हजारीबाग और मानगढ़, ठीक है। तो ये था आपका पूरी तरीके से मुंडा शासन व्यवस्था के, जो हम लोग पढ़ रहे थे मुंडाओं के बारे में, जो नॉलेज हमें जो इंट्रो चाहिए था वो यहाँ तक था, और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि मुंडाओं की जो एक राज स्थापित हो गया था मुंडा का, तो वहाँ की जो शासन प्रणाली थी, वहाँ की जो
शासन व्यवस्था थी वो कैसे चलती थी? तो आइए जानते हैं मुंडा शासन प्रणाली के बारे में। तो देखिए, मुंडा शासन प्रणाली के बारे में हम लोग देखेंगे, मुंडा शासन प्रणाली। तो देखिए, मुंडाओं की जो पारंपरिक शासन प्रणाली थी ये, मुंडा शासन प्रणाली, मुंडा की ट्रेडिशनल पारंपरिक मतलब चलते आ रही है स्टार्टिंग से, ठीक है? अब देखिए, ये जो त्रिस्तरीय शासन इसकी जो शासन प्रणाली थी, वो त्रिस्तरीय थी। त्रिस्तरीय मतलब क्या होता है कि 3 स्तर पे बँटा हुआ था। नीचे एक स्तर, फिर बीच में, फिर उसके आगे। जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे, हमारे यहाँ भी पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर हाई कोर्ट होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट होते हैं। तो उसी तरह से मुंडाओं का भी एक होता था ग्राम, पढ़ा, राज, ठीक है? 3 स्तर पे। आइए हम लोग जानते हैं वो 3 स्तर कौन-कौन से थे। देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए, ये जो लाइनिंग दिख रहा है आपको, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है? ये, ये हो गया त्रिस्तरीय इसकी जो पंचायत प्रणाली है, व्यवस्था है वो। तो देखिए सबसे लोअर लेवल में था ग्राम, ग्राम, ठीक है? ग्राम स्तर की। तो ग्राम को मैंने कहा परिवार को खूंट कहते थे, तो ग्राम को ग्राम स्तर को खुटकट्टी गाँव या फिर हातू कहा जाता था। ठीक है दोस्तों? क्या कहा जाता था? हातू। चलिए आगे, उसके बाद था पढ़ा या फिर पट्टी। क्या था? पढ़ा या फिर पट्टी था। देखिए ये जो पढ़ा या पट्टी जो बनाया जाता था, ये 12 से 20 गाँव मिलके, याद रखिएगा 12 से 20 गाँव मिलके एक पढ़ा या पट्टी का निर्माण होता था। एग्जाम में सीधे-सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ये जो राज अंतिम लेवल में जो राज दिख रहा है आपको, तो ये 12 से 22 पढ़ा मिला के 12 से 22 पढ़ा मिला के क्या बनाया जाता था? राज। ठीक है? चलिए, फिर देखते हैं, देखिए ये जो हातू था, ये जो ग्राम स्तर पे जो पंचायत होती थी हातू, इसका जो हेड होता था, वो कौन होता था? मुंडा होता था या फिर हातू मुंडा होता था, ठीक है? और जो पढ़ा या पट्टी दिख रहा है आपको, इसका जो हेड होता था, वो पढ़ा राजा या फिर मानकी होता था। और जो राज दिख रहा है आपको, इसका जो हेड होता था, वो राजा या फिर सरदार कहे जाते थे वो। चलिए, तो देखिए यहाँ पे नोट देखिए मैंने हमारे जब भी क्लास होगी तो उसमें नोट का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है। तो नोट पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। नोट देखिए, अखड़ा, अखड़ा किसे कहा जाता है? अखड़ा होती है पंचायत की बैठक। ये जो पंचायत की जो बैठक जहाँ पे होती थी, उस स्थान को क्या कहा जाता था? अखड़ा कहा जाता था। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग स्टार्टिंग से एक-एक देखिए, जो मैंने 3 ये जो त्रिस्तरीय जो मैंने पढ़ा, ये जो त्रिस्तरीय मैंने पढ़ा, तो एक-एक करके हम तीनों की बात करेंगे, ठीक है? देखिए, पहले बात करेंगे ग्राम स्तर की। किसकी बात करेंगे? ग्राम स्तर की। देखिए ग्राम स्तर। देखिए ग्राम स्तर को कहा जाता था हातू पंचायत। ग्राम स्तर को क्या कहा जाता था? हातू पंचायत। देखिए ये मुंडा शासन व्यवस्था जो है, इसकी सबसे छोटी इकाई थी। कौन? हातू पंचायत, ठीक है? सबसे छोटी इकाई थी। एग्जाम में सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, अब बात करेंगे, जब पंचायत है, मान लीजिए ग्रामीण लेवल में भी, ग्राम स्तर पे भी पंचायत है, तो वहाँ पे कुछ न कुछ अधिकारी होंगे। जैसे अभी ग्राम स्तर पे कौन-कौन होते हैं? मुखिया होते हैं, सर पंचायत समिति होते हैं, वार्ड होते हैं, तो इसी टाइप से होता है। तो यहाँ पे देखिए, मुंडा मुंडा शासन जो व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी, इसमें कुछ अधिकारी भी रहे होंगे। देखिए, मैं एक-एक अधिकारियों के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। आइए, तो पहला जो अधिकारी था, वो था मुंडा। पहला अधिकारी कौन था? मुंडा या फिर हाथू मुंडा, ठीक है? तो देखिए, ये जो मुंडा या हाथू मुंडा दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये प्रशासनिक व न्यायिक प्रमुख था। एक गाँव का जो प्रशासनिक और जो न्यायिक प्रमुख होता था, कौन होता था? मुंडा या फिर हाथू मुंडा होता था। कौन होता है? मुंडा या फिर हाथू मुंडा। अब देखिए, इसको जब ये प्रशासनिक व न्यायिक प्रमुख है भाइयों, तो इनको कुछ न कुछ कार्य और शक्तियाँ भी दी जाती होंगी। तो देखिए, इनको जो कार्य और शक्तियाँ मिल मतलब जो इसको पावर और इसका जो फंक्शन था, वो क्या था? देखिए यहाँ पे। पहला क्या था कि जमीन एवं अन्य मामलों से संबंधित, ठीक है? जो विवाद होता है उसको निपटाना था। देखिए ज़मीन और यहाँ पे देखिए, जनरली गाँव में अक्सर जो ज़मीन को लेके या फिर कोई लड़ाई-झगड़ा, मार-पीट वगैरह कुछ भी हो गया, तो उनसे लेके जितने भी विवाद होते थे, जो डिस्प्यूट होते थे, उसको निपटाने का काम कौन करता था? हाथू मुंडा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक गाँव के भीतर, अब अगला देखिए इसको कौन-कौन सी पावर मिली हुई थी। एक गाँव के भीतर, ठीक है? असाधारण जनजातीय हित के प्रश्नों को निपटाना। देखिए,
एक गांव के भीतर जो असाधारण जो जनजातीय हित होते हैं, जो जनजातीय हित के जो प्रश्न होते हैं, उसको निपटाने का भी इसके पास पावर था। उसके बाद आगे देखते हैं तीसरे, उसके बाद क्या पावर मिला हुआ था कि बड़ों की परिषद की सहायता से, किसकी सहायता से? बड़ों की परिषद की सहायता से विभिन्न गांवों के बीच, ठीक है, शांति व्यवस्था स्थापित करना। देखिए क्या होता था कि बड़ों की जो परिषद होती थी उसकी सहायता से, बड़े बड़ों की परिषद मतलब क्या होती थी, उसमें कुछ लोग होते थे, 5-7 लोग, गांव के जो वरिष्ठ लोग होते थे वो लोग होते थे। तो उसकी सहायता से जो, जैसे एक गांव हो गया और दूसरा गांव हो गया, सटा सटा जो गांव होता, तो दोनों गांवों के बीच में क्या करते थे, शांति व्यवस्था जो होता है उसको स्थापित करने का काम करते थे। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए चंदा या किराया जो भी बोलिए वो इकट्ठा करना और उसे राजा को सौंपना। यानी ये चंदा या किराया जो होता है, जो टैक्स बोला जाता है आजकल के युग में, तो उसको ये इकट्ठा करते थे और उसको राजा को ले जाके सौंप देते थे। अब आगे बात करते हैं इसके और कौन सी शक्तियां मिली थी कि गांव की जो कानून व्यवस्था होती है उसको बनाए रखना। ठीक है, गांव की जो कानून व्यवस्था होती है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास होती थी। अब देखिए ये जो पंचायत होती है मुंडाओं में, तो इसकी जो बैठक होती है वो जनरली कब होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मुंडाओं में जो पंचायत की बैठक होती है जनरली वो कब होती है, बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को होती है। ठीक है, तो आइए ये पहला मैंने अधिकारी के बारे में पढ़ा, कौन होते थे, मुंडा। ये मुंडा या हाटू मुंडा कौन है, जो ग्राम स्तर पे जो पंचायत होती है उसकी जो प्रशासनिक व न्यायिक प्रमुख जो होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हेड उसका प्रमुख, वो मुंडा या हाटू मुंडा होते थे। आइए इसको कुछ कार्य और शक्तियां भी थी जो उसको मैंने एक एक कर करके देखा। आइए जानते हैं आगे। देखिए पाहन के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, पाहन। देखिए पाहन कौन होता है, देखिए कोई नहीं, जब गांव होता है तो हर एक गांव में एक ना एक वहां पे एक धार्मिक अधिकारी भी होते हैं जो पूजा पाठ वगैरह कराते हैं। तो उसी तरह से हरे मुंडाओं के हर एक गांव में एक पाहन होते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं पाहन कौन होते हैं, पाहन के क्या कार्य हैं। देखिए, देखिए पाहन जो होता है वो गांव का मुख्य धार्मिक अधिकारी होता है। क्या होता है, गांव का जो मुख्य धार्मिक अधिकारी है वो पाहन होता है। इसका कार्य क्या है देखते हैं। देखिए गांव के सभी जो धार्मिक विवादों का निपटारा करना। देखिए गांव में जितने भी धार्मिक मामलों में जो विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेंगे, पाहन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो प्रशासन में जो मुंडा होते हैं उसकी सहायता करना। ठीक है, प्रशासन में मुंडा की सहायता भी करते हैं कौन, पाहन। उसके बाद देखिए गांव में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, ठीक है, पूजा पाठ करना तथा बलि चढ़ाना। देखिए गांव में क्या होता है ना कि पहले एक प्रचलन होता था, पहले से हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जब गांव में अशांति फैल जाए तो आप पूजा पाठ करवाइए और बलि चढ़ाइए। मुंडाओं में आमतौर से शुरुआती दिनों से ही देखी जा रही है, जो कहीं कहीं अभी भी विद्यमान है। ठीक है, ये जो परंपरा होती है ये, तो वहां पे पूजा पाठ कराना और बलि चढ़ाने का काम भी पाहन ही करते थे। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक लैंड होता है डाली कटारी भूमि, जिसको भूमि कहा जाता है। एक भूमि होती है डाली कटारी भूमि, ये पाहन को दी जाती है, पाहन को दी जाती है। और ये जो होती है भूमि दोस्तों, ये लगान मुक्त होती है। कैसे, माने इस भूमि का कोई किराया नहीं लगता। ठीक है, डाली कटारी भूमि का ये किसको मिलती है, पाहन को दी जाती है उसकी सेवा के बदले। अब आगे एक और भूमि होती है जिसको भूत खेता कहा जाता है। क्या जाता है, क्या कहा जाता है, भूत खेता। नाम थोड़ा अजीब अजीब लग सकता है, लेकिन एग्जाम में यही सब चीज पूछी जाती है, पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी विचलित नहीं होइएगा, ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, और जहां पे भी आप लोगों को दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि और भी अच्छे से समझाने का। चलिए भूत खेता जो है, ये क्या होता है, देखिए भूत प्रेत को भगाने हेतु, ठीक है, पाहन को दी जाने वाली भूमि। देखिए क्या होता है ना कि गांव में पहले से अभी भी बहुत सारे गांव में ऐसा होता होगा कि बहुत सारे लोगों को माने भूत प्रेत वगैरह वो कुछ आ जाता है उसके शरीर में। तो उसी को जो भगाने के एवज में पाहन को जो दी जाने वाली भूमि होती है वो भूत खेता कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए पाहन का भी असिस्टेंट होता है, याद रखिएगा, पाहन का भी असिस्टेंट होता है। पाहन कहीं अकेले तो जाएगा नहीं। देखिए पाहन का जो प्रशासनिक सहायक होता है वो होता है महतो, और जो धार्मिक इसका सहायक होता है वो होता है पुजारी अपनवरा।
यानी पाहन का सहायक की बात करेंगे तो प्रशासनिक सहायक होता है इसका महतो, और धार्मिक सहायक होता है इसका पुजार या पनभरा बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करेंगे अभी ग्राम स्तर पे ही है हम लोग। तो पहला हम लोगों ने किसको देखा, पहले हम लोगों ने देखा, यहाँ पे देखिए हाथू मुंडा को देखा पहले, ठीक है। मुंडा या फिर हाथू मुंडा, उसके बाद देखिए यहाँ पे मुंडा या हाथू मुंडा है, ये देखिए मुंडा या हाथू मुंडा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा यहाँ पे पाहन। उसके बाद हम लोगों ने, या फिर हमें क्या देखना है, एक और अधिकारी की बात करेंगे, नाम है उसका महतो। क्या नाम है, महतो, ठीक है। तो महतो देखिए क्या होता है कि हर एक गांव में एक ऐसा आदमी होता है जो संदेशवाहक का काम करता है, जो मैसेंजर का काम करता है। तो देखिए महतो जो है वो गांव का संदेशवाहक है, किसका है, गांव का संदेशवाहक, ठीक है। यानी देखिए संदेशवाहक है तो क्या करेगा ये, यहाँ पे देखिएगा ये जो मुंडा है, ठीक है, तो मुंडा का संदेश ये गांव वालों को पहुंचाते हैं, है ना। मुंडा का संदेश किसको पहुंचाएगा, गांव वाले को पहुंचाएगा, और गांव वाले का संदेश पान को पहुंचाते हैं या फिर मुंडा को पहुंचाते हैं, जो भी बोलिए, ठीक है। अरे मुंडा का संदेश हो तो गांव वाले को पहुंचा देंगे, पान का भी संदेश हो गांव वाले को पहुंचा देंगे, और गांव वाला को भी कुछ संदेश भेजना हो तो महतों को बोल देंगे, और महतों क्या करेंगे, जिनको भी भेजना हो, मुंडा को भेजना हो मुंडा को पहुंचा देंगे, पाहन को भेजना हो पाहन को पहुंचा देंगे, ठीक है। अब ये जो, इसीलिए देखिए ये दोनों का सहायक होता है, मुंडा और पाहन दोनों का सहायक होता है, कौन, महतो। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ पे ग्राम स्तर जो होता है वो समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे पढ़ा स्तर, पढ़ा या पट्टी जिसको बोला जाता था सेकंड लेवल में। देखिए ये रहा आपका पढ़ा स्तर। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करते जाइएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। देखिए पढ़ा स्तर की बात करेंगे, उसके बाद मुंडा शासन व्यवस्था की जो द्वितीय स्तर होती है, पढ़ा स्तर होती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पढ़ा पंचायत भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, पढ़ा पंचायत, ठीक है। तो देखिए ये जो होता है ना, ये सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका होती है, कौन, पढ़ा पंचायत। मुंडाओं में जो पढ़ा पंचायत होती है वो क्या होती है, सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका होती है, ठीक है। देखिए पढ़ा, मैंने वहां पे आपको बताया था पढ़ा और पट्टी। ठीक है, पढ़ा कि प्रमुख अधिकारी की जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए थोड़ा-सा आपको कुछ हट के मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो पढ़ा है और पट्टी, तो देखिए पट्टी अगर रहेगा, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, पट्टी का प्रमुख होता है मानकी, ठीक है? और पढ़ा का जो प्रमुख होता है, वो होता है पढ़ा राजा, ठीक है? पढ़ा प्रमुख कौन होता है? पढ़ा राजा होता है। ये देखिए पट्टी और पढ़ा पहले 2 अलग-अलग थे, लेकिन धीरे-धीरे क्या हो गया कि दोनों को मर्ज कर दिया गया, और अभी वर्तमान में पढ़ा जो होता है ये फेमस हो गया है और पट्टी कहीं न कहीं गौन हो गई है। ठीक है? तो पढ़ा का जो हेड होता है वो पढ़ा राजा होता है। तो हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ा पंचायत पढ़ रहे हैं। अब इसके प्रमुख अधिकारी की बात करेंगे। देखिए प्रमुख अधिकारी की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, ठीक है? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला इसमें अधिकारी होता है पढ़ा राजा, जो इसका हेड होता है, ठीक है? पढ़ा राजा या फिर मानकी, मैंने कहा अभी पढ़ा राजा। मानकी अगर पट्टी रहे तो मानकी हो जाएगा, नहीं तो पढ़ा रहे तो हो जाएगा आपका पढ़ा राजा, ठीक है, हेड उसका। तो देखिए जब पढ़ा राजा होता है तो ये क्या होता है कि पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है, क्या होता है, पढ़ा पंचायत का ये सर्वोच्च अधिकारी होता है पढ़ा राजा। अब देखिए ये तो सर्वोच्च अधिकारी हो गए, इसके नीचे भी कुछ ना कुछ, जैसे कि मान लीजिए आप हेमंत सोरेन जी हमारे झारखंड के सीएम है, तो उसके नीचे भी कुछ ना कुछ मंत्री होंगे, हैं जो उनको सहायता करते हैं। तो उसी तरह से प्रमुख जो कार्यपालक अधिकारी हैं इसके, वो कौन-कौन से होते हैं? किसके? पढ़ा राजा के। आइए जानते हैं इसके प्रमुख कार्यपालक अधिकारी कौन-कौन होते हैं। देखिए पहला होता है दोस्तों दीवान, क्या होता है? दीवान, ठीक है? दीवान। तो दीवान देखिए दीवान क्या होता है? दीवान जो होता है ना, आप लोग दीवान का नाम सुनेंगे, सभा का मंत्री होता है। सभा का मंत्री होता है, जो सभा का आयोजन होता है उसका मंत्री कौन होता है? दीवान ही होता है। दीवान जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। दीवान क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया गढ़ दीवान, दूसरा हो गया राज दीवान, ठीक है? आइए गढ़ दीवान, राज दीवान क्या होता है जानते हैं। देखिए गढ़ दीवान जो होता है ना, ये गढ़ के अंदर, देखिए नाम से लग रहा है कि गढ़, गढ़, गढ़ यानी गढ़ के अंदर के जितने भी कार्य होते हैं वो कौन देखेंगे? गढ़ दीवान देखेंगे। और राज दीवान देखिए नाम से क्या लग रहा है कि संपूर्ण राज्य में जितने भी कुछ काम होंगे तो सारे मतलब गढ़ के बाहर का काम कौन देखेंगे? राज दीवान देखेंगे, यानी राज्य में होने वाले सारे काम को राज दीवान देखेंगे, और गढ़ दीवान होते हैं जो गढ़ के अंदर सिर्फ
उसका पावर रहता है, ठीक है? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया दीवान, दूसरे अधिकारी की बात करेंगे ठाकुर। ये कार्यपालक अधिकारी हैं पढ़ा राजा के, क्या है? ठाकुर, ठीक है? देखिए, ये ठाकुर है। देखिए, ठाकुर का क्या काम होता है? ठाकुर कौन होते हैं? देखिए, जब दीवान नहीं रहा, ठीक है? मान लें कि दीवान के घर में शादी है, तो चल गया उस शादी में। दीवान कहीं घूमने चल गया, है ना? तो होता है कि आदमी कभी-कभी हर जगह मतलब हर पल आदमी उपस्थित रह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब वो नहीं हो रह पाता उपस्थित, वही कह रहा है कि दीवान की अनुपस्थिति में ये दीवा ये दीवान का कार्य करता है कौन? ठाकुर, ठीक है? अब आगे देखिए, देखिए पढ़ा पंचायत का ये दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है। पहला कौन होता था? पढ़ा पंचायत का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है। देखिए पहला देखिए, इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं पढ़ा राजा की। तो पहला दीवान का पावर होता था, दूसरा की बात करेंगे कौन हो गया? ठाकुर, ठीक है? उसके बाद देखिए पढ़ा पढ़ा राजा का जो मुख्य सहयोगी होता है, यानी पढ़ा राजा का जो मेन सहयोगी होता है, कौन होता है? आपका ठाकुर हो गया, ठीक है? पढ़ा राजा का मुख्य सहयोगी। आइए आगे बात करते हैं। बात करेंगे हम लोग पांडे की। किसकी बात करेंगे? पांडे। पांडे क्या होते हैं? पांडे जो होते हैं वो दस्तावेज अनुरक्षण अधिकारी होते हैं, यानी जो दस्तावेज वगैरह का जो काम करते हैं वो होते हैं पांडे, ठीक है? आगे हम लोग बात करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कर्ता या कारतो। क्या देखेंगे? कर्ता या कारतो। देखिए दोनों एक ही है नाम। देखिए कोई बुक में आपको मिल जाएगा कर्ता, कोई बुक में मिल जाएगा कारतो, इसलिए मैंने दोनों लिखा है ताकि जो भी मिले आपको विचलित नहीं होना है। जब कर्ता या कारतों की बात करेंगे तो देखिए कि बैठक में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का काम कौन करते हैं? कर्ता या कारतों, ठीक है? ये क्या करेंगे कि जब बैठक होगी तो वहां पे जो अनुशासन जो डिसिप्लिन होती है और जो मर्यादा होती है उसको बनाए रखने का काम करता है कौन? करता है कर्ता या कारतों, ठीक है? आगे बात करेंगे हम लोग लाल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लाल। देखिए लाल जो होता है नाम से ही लग रहा है कि लाल लाल है, तो यानी सभा का क्या हो जाएगा? वकील हो जाएगा, लॉयर हो जाएगा, ठीक है? लाल यानी सभा का वकील। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका बड़ लाल, दूसरा हो गया आपका मंझ लाल, तीसरा हो गया आपका छोट लाल। देखिए गांव में अगर किसी का तीन बेटा है, पहला हो गया बड़ का, उसके बाद बता रहा हूँ झारखंडी की जो एक यहाँ पे संस्कृति होती है वहां पे। देखिए पहला हो गया बड़, दूसरा मंझ, ठीक है? बड़का, महिला, छोटका, इसी तरह बोला जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे जो लाल तीन प्रकार के जो होते, यानी पहला हो गया बड़ लाल, दूसरा हो गया मंझ लाल, तीसरा हो गया छोट लाल, ठीक है? आइए पढ़ा पंचायत की ही बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये जो मैंने पढ़ा लाल, कर्ता, कार्तो, पांडे, ठाकुर, दीवान, तो इसके अलावा भी कुछ अन्य अधिकारी होते हैं यहाँ पे, तो उसी के बारे में जानेंगे। देखिए वही है अन्य प्रमुख अधिकारी के बारे में। एक होता है चवार डोलाइट। नाम देखिए, नाम से आप लोग को विचलित नहीं होना है। क्या नाम है इसका? चवार डोलाइट। आप लोग 2-3 बार जब इसको पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा मेरा वीडियो, तो अपने आप नाम जो होता है जुबान पे आ जाएगा। तो चवार डोलाइत की जब बात करेंगे, तो चवार डोलाइत क्या करता है कि हाथ पैर धुलाने का कार्य करता है। यानी सभा में हाथ पैर धुलाने का काम कौन करेगा? सबका काम सभा तक ही सीमित होता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि डेली डेली मतलब हाथ पैर सबका धुलाते चलेगा, ऐसे कुछ नहीं होता। जब सभा होती है तो ही ये लोग का काम पड़ता है, ठीक है? चवार डोलाइत का। तो चवार डोलाइत क्या करेगा भाइयों? हाथ पैर धुलाने का कार्य करेगा। आगे बात करते हैं पान खवास की। नाम से क्या लग रहा है? पान खवास, यानी सभा में पान या फिर खैनी का वितरण करेगा, ठीक है? पान खवास क्या करते हैं? सभा में पान या फिर खैनी का वितरण करते हैं। एक होता है घटवार। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है? घटवार। देखिए घटवार, घटवार। तो घटवार क्या करेंगे? घटवार का क्या कार्य होता है? घटवार क्या करते हैं देखिए कि दीवान में मिले धन या संपत्ति जो भी मिलते हैं, धन मिला, संपत्ति मिला, उसका वितरण करता है कौन? घटवार करते हैं, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद होता है पुरोहित। देखिए ये रहा आपका पुरोहित, ठीक है? देखिए पुरोहित का काम क्या होता है कि किसी व्यक्ति का शुद्धिकरण करके उसे पुनः समाज में शामिल करना। देखिए क्या होता है ना कि सामाजिक बहिष्करण जो पहले होता था, शायद आजकल ये बहुत कम हो गया है। पहले अगर कोई ज्यादा बड़ा अपराध करते उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, तो जो उसी को शुद्धिकरण करने का जो काम करता था वो करते थे पुरोहित, ठीक है? शुद्धिकरण करके पुनः समाज में मिलाना होता है, वो काम कौन करेंगे? पुरोहित करेंगे। देखिए धार्मिक जो प्रधान होते थे वो पाहन होते थे, लेकिन शुद्धिकरण का कार्य जो करते थे दोनों अलग अलग चीजें हैं। शुद्धिकरण का कार्य कौन करता था?
पुरोहित करते थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एक होते थे सिपाही या बरकंदाज, ये नाम याद रखिएगा, सिपाही या फिर बरकंदाज। तो इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सिपाही हैं, वर्तमान में हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो वो जो सिपाही उस टाइम जो सिपाही होते थे वो गाँव का पुलिस होते थे। कौन होते थे? गाँव का पुलिस, ठीक है? और एक होते थे दारोगा, देखिए यहाँ पे दारोगा, ठीक है? दारोगा ये क्या होता था कि सभा की कार्रवाई का नियंत्रक होता था। जो सभा चल रही है, जो सभा, तो उसके उसका जो नियंत्रण कौन करते थे? तो दारोगा करते थे। बाकी मैंने वहां पे बताया कर्ता या कार्तों का काम था कि अनुशासन को बनाए रखना। और एक और अधिकारी होते हैं जिसको कि आप लोग यहाँ पे देखिएगा, देखिए, एक होते हैं कुंवर, ये भी प्रमुख अधिकारी में भी आते हैं कुंवर, ठीक है? खाली इसको नाम से याद रखिएगा, कुंवर। चलिए, तो ये आपका जो पढ़ा स्तर पर जो पंचायत होती थी वो यहाँ तक समाप्त होती है। अब हम लोग सबसे हायर लेवल की बात करेंगे, वो है राज स्तर। राज स्तर की बात करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था में। तो देखिए राज स्तर की जब हम लोग बात करेंगे, तो ये जो होता है राज स्तर, देखिए ये होता है सर्वोच्च अपीलीय अदालत। क्या होता है? सर्वोच्च अपीलीय अदालत होती है राज स्तर, ठीक है? इसके प्रमुख कौन होंगे? मैंने ऊपर ही बताया, राजा या सरदार हो जाएंगे इसके प्रमुख, हेड। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं। कहाँ पे? मुंडा समाज में महिलाओं की स्थिति की। तो देखिए महिला जो होते हैं उसको कोई उच्च स्थान प्रदान नहीं किया गया है, ठीक है? हमने जितने भी अधिकारी की बात करी सब के सब पुरुष ही होंगे, महिला कोई नहीं होगा, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया कि महिलाओं को कोई उच्च स्थान प्रदान नहीं किया गया है मुंडा शासन व्यवस्था में। बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा अखड़ा की बात करते हैं, जिसको स्टार्टिंग में भी बात करा हमने। अखड़ा मैंने कहा पंचायत स्थल होता है, इसके अलावा ये अखड़ा सांस्कृतिक केंद्र भी होता है, किसकी? मुंडाओं की। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे, पद का स्वरूप की बात करें। देखिए पद का जो स्वरूप है बहुत ही विवादित ये चीज है, क्योंकि आप जितने भी बुक को पढ़िएगा सब बुकों में अलग अलग कुछ ना कुछ दिया रहता है, ठीक है? मैंने काफी रिसर्च करके इस नोट्स को बनाया है, तो आप लोग इस पे बिलीव कर सकते हो। देखिए पद का जब स्वरूप की बात करेंगे तो एक होता है निर्वाचित और एक होता है वंशानुगत। वंशानुगत मतलब क्या होता है? हम दीवान हैं अगर हम दीवान हैं तो मेरा बेटा क्या बनेगा? दीवान। मेरा बेटा ही दीवान बनेगा, ठीक है? फिर उसका बेटा दीवान बनेगा, ये होता है वंशानुगत। और निर्वाचित क्या होता है कि इलेक्टेड, मतलब इलेक्टेड होता है, ठीक है? तो देखिए मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा या फिर जो हाथू मुंडा का जो पोस्ट होता था ये निर्वाचित पद है। उसके बाद पढ़ा राजा या मानकी जो होते थे ये भी निर्वाचित पद है। राजा और सरदार जो होते हैं ये भी निर्वाचित पद है। बाकी जो पढ़ा पंचायत स्तर जो मैंने आपको पढ़ाया, तो उसके जो कार्यपालक अधिकारी होते हैं, जैसे दीवान हो गया, ठाकुर हो गया, पांडे हो गया, कर्ता हो गया, लाल हो गया, सबके सब क्या है दोस्तों? सबके सब है वंशानुगत, ठीक है? सबके सब वंशानुगत होते हैं। यानी ये अगर कोई दीवान है, अगर आप दीवान है आपका बेटा भी दीवान बनेगा, आप ठाकुर है आपका बेटा भी ठाकुर बनेगा, यही होता है वंशानुगत। तो आइए आज की जो कक्षा होती है, ठीक है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।